गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संजीव डेस वर्क का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पहला प्रश्न दिया है। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले का पहला 144 और 98 का मस होगा। एक 144 और 198 का अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 नम 18, और फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसमें भी अब 2 से जाएगा, 2 नम 18, 2 नम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 से। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड जो है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको 2 लिख लेंगे। 2 गुणी, अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसके गुणनखंड में 2। फिर आपका 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो ये दोनों में 3 मिल रहा है, तो आपका एक 3 यहाँ, इन दोनों में से एक यहाँ आ जाएगा। फिर 3 यहाँ और 3 यहाँ मिल रहा है, तो ये 3 यहाँ लिख लिया। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर थे, इनके कॉमन गुणनखंड जो थे दोनों में, वो यहाँ लिखने में आ जाएंगे, और आप इनका आपस में गुणा कर लो। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, आपके 18 आंसर होंगे। तो आप आपकी बस उसमें देखिए आंसर में, ऑप्शन में, कि 18 कौन सा वाला ऑप्शन है। द वाला ऑप्शन आपका ये। ठीक है, द वाला ऑप्शन। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक p और q हैं, तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2, -2, 2, 4 और -4। इसका ऑप्शन होगा 2, पर कैसे होगा 2। ठीक है, तो यहाँ निकालना सीखेंगे। ये आपकी वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना एक द्विघात मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। जो आपकी व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a आपका यहाँ पर 1 होगा, b होगा आपका -2 और c होगा -3। अब आपको p प्लस q निकालना है। p और q इसके शून्यक हैं, तो p प्लस q मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का सूत्र है आपका -b/a होता है। ठीक है, अब -b, अब b का मान क्या है, ये तो माइनस है इसका, और b का मान होता है -2, तो ये b का मान -2 और a का मान आपका 1 है। ये 1 माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2/1। अब आपका यहाँ पर 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ 2 आंसर होगा। तो 2 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका 2 वाला ऑप्शन, ब वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। अब विषम संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी है। तो सबसे प्रथम संख्या तो 1 है आपकी, फिर 2 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। प्रथम 5 विषम संख्याएं आपकी 1, 3, 5, 7 और 9। इनका माध्य ज्ञात करना है, तो आपको माध्य का सूत्र देखिए
प्रेक्षणों का योग, ये जो सारे प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग कीजिए, 1, 3, 5, 7 और 9, और ये कितनी संख्या है, 5 है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो 25/5। अब 5 का भाग दे देंगे 25 में, तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो आपका 5 वाला ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन है 5 वाला, 5 ऑप्शन है आपका स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं, x + y = 4 और x - y = 2। तो इस रेखिक समीकरण के हल आप ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। आपको जो विधि आती है उससे कर लो, पर यहाँ हम विलोपन विधि इजी होती है और विलोपन विधि सरल भी होती है, तो विलोपन विधि से इनके हल निकालेंगे। ठीक है, ये आपकी दोनों समीकरण हैं, x + y = 4 और x - y = 2। इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो ये एक प्लस की संख्या और एक माइनस की, तो इससे ये कट जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ो तो x और x क्या हो जाएंगे, 2x, और 4 और 2 6। यहाँ आपका y विलोपित हो गया, तो अपन विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, इसका हल निकाल रहे हैं। अब यहाँ x = 6 और ये 2 गुणा में, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, और भाग हो दे देंगे इसमें, 2 1 2 और 2 3 6। तो आपका x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब ऐसे ही, अब x का मान 3, समीकरण इसको 1 नाम दे दो और इसको 2 दे दो, तो आप समीकरण 1 में मान रख दो। तो यहाँ पर तो x + y = 4, इसमें अपन x का मान रखेंगे, तो 3 + y = 4, और यहाँ y रखेंगे 4, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 गए तो 1। तो आपका एक तो y का मान 1 आ गया और x का मान क्या आ गया, 3। ये कौन सी विधि से हल किया, विलोपन विधि से। तो x = 3 और y = 1, कौन सा वाला ऑप्शन है, देखिए x = 3 और y = 1, आपका ये अ वाला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी होगी। अब प्रथम पद 2, तो आपका प्रथम पद सभी में आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, प्रथम पद सब में ही समान है। अब सार्वंतर 3, तो इस प्रथम पद में 3 जो सार्वंतर, इसको जोड़ते जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 कौन से वाले में है, अ वाले में। फिर 5 में फिर 3 जोड़ेंगे, 8 आएगा। 8 में फिर 3 जोड़ेंगे, 11। तो इस प्रकार से आपकी ये अ वाली समांतर श्रेणी इन पदों से बनती है ना। प्रथम पद और सार्वंतर से कौन सी वाली बनती है, समांतर श्रेणी अ वाली। तो आपका अ वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब आपका छठा देखो, 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त नहीं है तो 3 है, और जो नहीं है वो अपने को छांटना है। तो देखो SAS एक भी नियम है आपका सर्वांग समता वाला, और एक ASA भी है, और SSS भी है। ये वाला सर्वांग समता की कोई कसौटी नहीं है, इसलिए आपको सर्वांग समता वाली कसौटियाँ याद रखनी है, उनको याद रखिए, और इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 सर्वांग समता के नियम हैं, तीनों, ये वाला नहीं है। अब आप 7वां देखिए, बिंदु 0 3 और -2 0 के बीच की दूरी होगी। इन दोनों के बीच की दूरी 7वां सवाल आप हल करेंगे। आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, 0 3 और -2 0, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है।
तो आप इसको x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा आपके लिए, ये x2 हो जाएगा और ये y1। ठीक है, दूरी का सूत्र लगाइए। दूरी का सूत्र आपको याद है इसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे, x2 आपका ये है तो -2 और माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 है और y1 3 -3। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर ये रूट। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। अंदर -2 में ये 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी इसका हल करने पर 0 किसी भी संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये -2 ही रहेगा और ये आपका स्क्वायर और यहाँ भी -3 रहेगा। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है? अगर स्क्वायर किसी माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या किसी के भी ऊपर स्क्वायर होता है तो वो हमेशा प्लस में ही बनती है। -2 का स्क्वायर +4 ही होगा और -3 का स्क्वायर भी +9 ही होगा। आपको वर्ग याद होना चाहिए इन सभी संख्याओं का। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, माइनस में हो या प्लस में, हमेशा वर्ग प्लस में ही होगा। अब आप इनको जोड़ो, 4 और 9 कितने होंगे? 13। ठीक है, तो अब आपका आंसर देखो, √13 किस में आ रहा है? ब वाला ऑप्शन है आपका, ब वाले ऑप्शन में √13 आ रहा है। ठीक है, अब अगला देखो, यदि 8 tan x बराबर 15 तब sin x माइनस cos x बराबर हैं। इसके बराबर मान रखेंगे, x का sin x का मान निकालेंगे, cos x का मान निकालेंगे। tan x अब 8 tan x बराबर 15 दिया हुआ है, तो देखिए कैसे हल होगा इसका। 8 tan x बराबर 15 आपको दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ tan x बराबर यहाँ 15 है और ये 8 यहाँ इसके बटे में चला जाएगा, तो 15/8 ये आपको दिया हुआ था। तो tan x बराबर 15/। अब आपको लाल बटा कक्का से ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। तो टेन में लंब बटे आधार, आपको ये जो दिया है, ये अनुपात दिया है, कौन से हैं ये, कौन सी भुजाएं हैं? लंब। तो आपका ये लंब 15 हो जाएगा और आधार आपका 8 हो जाएगा। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे इसमें। आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब आपका 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 में गुणा कीजिए। अगर स्क्वायर नहीं याद है आपको तो 15 में 15 का गुणा करते हैं तो 225 आएगा और 8 में 8 का तो 64। 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। ठीक है, ये इसका। अब यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ इधर आने पर ये वर्गमूल बन जाता है और 289 किसका वर्ग होता है? 289 17 का। तो 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसलिए 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा। तो आपका ये ऑप्शन देखो किस है ना, 17 अभी करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब साइन निकालेंगे अपन। साइन आपको हल करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन एक्स आपका इसमें साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा है आपका? ये, और ये कर्ण है, तो 15/17 माइनस कॉस 8/17। ये आधार है और ये आपका क्या है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस होता है। ठीक है, ये कोस जो है आधार बटे कर्ण, तो 8/17। अब आप इसमें यहाँ हर समान होते हैं तो एक बार लिखते हैं और 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो 7 बचते हैं, तो 7/17। ये ऑप्शन कहाँ है आपका? 7/17। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है? ब वाला ऑप्शन है। ठीक है,
सॉरी, द वाला 7/17, द वाला ऑप्शन है। अब 9वां प्रश्न देखो, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 29 कोण मतलब उन्नयन कोण के बारे में कहा गया है इसमें, है ना। ये तो आपका 6 मीटर खंबा है और उसकी छाया है 2√3। अब इसको ABC नाम दे दो। अब ये लंब आपको दिया हुआ है, ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये लंब और ये क्या है, आधार। जहाँ लंब और आधार होता है वहाँ ये आपका लंब tan थीटा बराबर, ये आपका थीटा वाला कोण है, तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका 6/2√3। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यह आपका बना है 3/√3। ठीक है। अब इसका परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण करने पर √3 का ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और इस √3 में √3 का गुणा करते हैं तो 9 रूट में 9 आता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका √3 आएगा। और √3 tan थीटा में, tan में √3 कौन सी tan में √3 कौन से कोण का मान होता है, कोण 60 का मान होता है, कोण है ना। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ tan थीटा बराबर √3 का मान tan 60 में होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसमें आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री कौन सा वाला ऑप्शन है, अ वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब वर्ग अंतराल 24 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 24 और 30 को जोड़ो, क्या आता है जोड़ने पर, 24 और 30 को जोड़िए जल्दी से, 54 आता है। ठीक है। अब 54 का आधा कीजिए, जो मध्यमान निकालते हैं ना अपन, माध्य ज्ञात करते हैं तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, 24 और 30 को जोड़ेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा है आपकी, इन दोनों को जोड़ने पर और 2 का भाग दे देंगे तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, और इसको मध्यमान भी अपन निकालते हैं, है ना। तो वही करना है। 54 होता है और 54 में 2 का भाग देते हैं तो 27 आता है। इसमें डायरेक्ट आपको आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है। अब एक वृत्त के में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे की दुगुनी होती है कि तिगुनी, आधी या बराबर, बराबर होती है। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब कैसे होती हैं बराबर, देखो मैं आपको एक चित्र द्वारा बताती हूँ। ये आपका वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र होता है, और केंद्र में एक, केंद्र से कुछ दूरी पर ये जीवा है। ठीक है। और इससे ही समान दूरी पर, जितनी दूरी पर ये हैं उतनी ही दूरी पर, यहाँ से केंद्र से उतनी ही दूरी पर यहाँ पे भी एक जीवा है। तो ये दोनों जीवाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है। जितनी केंद्र से ये दूर है उतनी दूर ये है, तो इनकी लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 14 सेमी भुजा के एक घन से एक बड़ा से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन है। अभी आप घन देखिए, घन बनाइए, घन का एक चित्र बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
इसमें बड़ा से बड़ा शंकु, ठीक है, ये शंकु यहाँ से काटा जाता है, इसमें से बड़ा शंकु काटा गया, चारों इनको भुजाओं से टच होते हुए इसको बड़ा से बड़ा शंकु काटा गया। तो घन की भुजा क्या दे रखी है आपको, 14 से, और ये आपका इसका व्यास भी क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास भी 14 हो जाएगा। तो आपकी इसकी ऊंचाई एच आपको 14 दी हुई है, घन की भुजा जो 14 है वो इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो गई 14, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो व्यास है, पूरा व्यास है यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आयतन का सूत्र क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 है आपका, तो 7 × 7 × 14, ठीक है। देखिए इसको हल करेंगे अब, तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और अब 22 बचा ऊपर, फिर एक 7 बचा और एक ये 14 बचा, और नीचे आपका 3 बचा। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणा क्या आएगा, 2156 आएगा, और इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देने पर 718.6 आता है, क्या आएगा 718.6। तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा। आप इनका अच्छे से गुणा कीजिएगा और 3 का भाग दे देना, फिर 2156 में 3 का भाग दो तो 718.66, साथ साथ करना आप लोग भी, ठीक है। तो 718 वाला ऑप्शन कौन सा है, 718 वाला आपका द वाला ऑप्शन है, द, ठीक है। अब आपको अगला प्रश्न देखो, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप का सूत्र आपको याद रखना होगा। आप देखिए इसमें सूत्र, द वाला ऑप्शन है इसमें, कौन सा सूत्र, आप इसको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। आप लोगों को पता है कि एक पासे को फेंकने पर 6 संभावनाएं बनती है, कितनी संभावनाएं बनती हैं, 6 बनती है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम क्या क्या होंगे, संभव परिणाम आपके 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो कुल परिणाम क्या हो गया आपका, कुल संख्या क्या हो गई, कुल संख्या हो गई 6। अब अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है, तो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या के अनुकूल घटना क्या होगी, अनुकूल घटना अभाज्य संख्या आने की क्या क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या के अनुकूल घटना, तो अभाज्य संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए, ऐसी संख्याएं, तो यहाँ पर इस 2 में स्वयं का भाग जाता है, एक 3 में जाता है, और 4 में तो 2 का भी जाता है, इसलिए 4 नहीं होगी, और 5 होगी, 6 भी नहीं होगी क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो ये 3 संख्याएं होगी जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए। अब आप क्या कहोगे कि एक भी, लेकिन एक को न तो भाज्य गिना गया और ना ही अभाज्य गिना गया, किसी भी संख्या में इसको नहीं गिना गया,
तो इसलिए आपको 2, 3 और 5 याद रखना है। तो आपकी कुल संख्याएं क्या हो गई 3। और प्रायिकता देखो, अब प्रायिकता का सूत्र लगाओ। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तो क्या हो गई है, कुल संख्या क्या हो गई आपके 3 और यहाँ पर ये 6। ठीक है, तो इनको काट देंगे, 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आंसर आएगा आपका। 1/2 वाला आंसर कौन सा है देखिए ऑप्शन में, अ वाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या होगी। प्रथम पद दिया है, अंतिम पद एल दिया है आपको, और SN पदों का योगफल दिया है, तो पदों की संख्या n निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए योगफल वाला, और इसमें अपन मान रखेंगे। आपको A दिया है, अंतिम पद है आपका ये अंतिम पद L, इसको अंतिम पद, और ये AN एनवा पद भी होता है, एनवा पद भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, अंतिम पद को एनवा पद भी कहा जाता है। ठीक है, और आपका ये पदों का योगफल आपको 400 दिया है, पदों का योगफल कितना है 400। तो इसका सूत्र देखिए, जहाँ पे आपको 3 मान दिए हुए हैं, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दिया हुआ है, और ये पदों का योगफल दिया हुआ है, तो इसका सूत्र है SN बराबर n/2 और A + L। ठीक है, इसमें मान रखेंगे, SN आपको 400 दिया है, तो ये आपका 400, N अपने को ज्ञात करना है, और A आपका 5 है, और L आपका 45। ठीक है, अब यहाँ ये 2 गुणा में है, तो इधर भेज देंगे इसको, यहाँ बचेगा N, और इन दोनों का योग करो, 45 और ये 50। ठीक है, ये 50, 2 इधर भेज दिया, और यहाँ 50 हो गया, और ये N बचा। अब 400 × 2 ही रखेंगे, अपने को हल करने में सुविधा होगी। N यहाँ रखेंगे, और 50 गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो अब इससे काट देंगे 0 से, और ये भी कट जाएगा, 5 × 5 और 5 × 8 40, 8 बचा और यहाँ 2 बचा, तो 8 दूना 16, 0 से 0 आपने 0 से 0 काट दिया, और 5 × 5 और 5 × 8 40। ठीक है, तो 8 दूना 16, क्या आंसर बचे 16। N जो ज्ञात करना था वो एक तरफ रख लिया, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो आपका N का मान क्या आ गया 16 आ गया है। देखो आपका कौन सा वाला ऑप्शन है 16, स वाला ऑप्शन है ना, स वाला ऑप्शन 16 है। अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपको मेरे आने वाली अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए समय से, जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में सफल हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा, अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्न स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 7, 5, 3, 1, -1, -3 का सारवंतर है। ठीक है, सारवंतर पहला पद और आपको दूसरा पद पता है, तो आप यहाँ से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 5 में से 7 को घटाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ 5 में से 7 को कैसे घटाएंगे, 5 - 7। ठीक है, अब आपका ये तो दूसरा पद है और ये पहला पद है। ठीक है, ये D का सूत्र रहता है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका D सारवंतर है, दूसरा पद और ये पहला पद, 5 आपका दूसरा है और 7 पहला पद है। अब यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये प्लस की संख्या और माइनस की, तो आपको पता है कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और बड़ी संख्या अगर माइनस की तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये सारवंतर आपका -2 कौन से वाले ऑप्शन में है देखो आप, हाँ इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो रिक्त स्थान वाले, तो आपको यहाँ पे सीधे ही -2 लिखना है। ठीक है, -2। अब sin² 30
प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा है, साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा का मान है। ये भी पहली सर्व समीकरण है। आपको इस प्रकार से स्क्वायर दिखे, साइन और कोस का स्क्वायर दिखे और समान थीटा दिखे यहाँ पर, यहाँ जो भी हो थीटा में मान वो यहाँ भी हो तो आपका मान एक ही होगा। ठीक है, आंख बंद करके एक ही लगाना है। ये पहली सर्व समीकरण है आपकी। तीनों सर्व समीकरण मैंने आपसे याद करवाई थी, उनको एक बार फिर से रिवीजन करना, देखना उनको। शंकु का आयतन होता है, तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है आपको। शंकु के आयतन का सूत्र होता है बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, अब यहाँ सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है वही आपका बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार 2 आया है। फिर 1 तो एक ही बार आया है, 5 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, 3 2 बार है, 6। तो सबसे ज़्यादा बार मुझे 2 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 इसका बहुलक होगा। क्या होगा? 2 बहुलक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखो, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु हैं और fi इनकी संगत बारंबारताएं हैं तथा x बार माध्य हैं, तो fi xi माइनस x बार का मान होगा सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान होगा। अब इसको देखो, आपको पता है सूत्र के, आप माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य का सूत्र क्या होता है? तो माध्य का सूत्र होता है, देखिए एक बार, x बार बराबर सिग्मा fi xi, और ये सूत्र होता है। अब यहाँ लेके आते हैं बटे में, सिग्मा fi यहाँ आ जाएगा और fi xi और x बार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा fi अब इसका मान ये पूरा होता है, तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi xi सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा fi चौथी संख्या ऊपर जाती है, तो इसका हल अभी देखिए आप, इसका अभी 0 आंसर आ रहा है, इसका थोड़ा, इसका मान क्या होगा? 0। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें 0 लगाइएगा। अगला प्रश्न देखो, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होता है। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण होता है। आप देखिए, घड़ी सबके पास होगी, घर में घड़ी होगी इस टाइप से, ये आपके यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो ये घड़ी यहाँ से 1 2, तो घंटे की सुई जो होती है यहाँ से चल के यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये घूमते घूमते यहाँ आती है 12 से 1, तो ये कोण पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पूरे कितने डिग्री का कोण होता है? पूरा ये 360 डिग्री का कोण होता है। अब घड़ी में 1 घंटे में पूछा गया है, तो कुल घंटे कितने होते हैं? 12 होते हैं आपके। तो अब 12 का भाग दे दीजिए इसमें, 12 36 और ये 0, 30 डिग्री का मान आएगा। कितने डिग्री बनेगा ये? क्योंकि पूरा डिग्री का कोण होता है 360 और घंटे कितने हैं? 12। तो 12 घंटे हैं, तो 1 घंटे की पूछा गया, तो 1 घंटा आ जाएगा। 12 का भाग देने पर 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण घूमेगा? 30 डिग्री का, तो आपका 30 डिग्री आएगा। देखो 30 डिग्री लिखना आप उसमें, है ना, रिक्त स्थान में। ठीक है, 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखो,
एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है? जो निश्चित है घटना ही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ये आपको याद रखना है, 1 होती है, तो ये आपको 1 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और अपने 2024 की तैयारी आप अच्छे से कर सको। धन्यवाद।